नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 5 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 2 में पूछा गया है पीवाईक्यूज में। पहला प्रश्न है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से कम पिछले अगर 5-6 सालों में देखें तो 3-4 बार क्वेश्चन तो आ ही चुका है। तो एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जो कि केशवानंद भारती केस में 1973 में आया था। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जब हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। उसके बाद एक मामला कोर्ट में गया, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास में ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। फिर 1967 में गोलकनाथ केस गया, उसमें जो है फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उसको सीमित नहीं कर सकती। फिर 1973 में केस गया, उसमें कहा कि नहीं नहीं कर सकती है। बस ये है कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो खंडित ना हो, उस पर कोई क्षति न पहुँचे, उसके अलावा वो कर सकती है संशोधन, चाहे मौलिक अधिकार हो, प्रस्तावना हो, किसी में भी कर सकती है। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है? हम समझ सकते हैं कि एक मौलिक सिद्धांत है, एक आधारभूत सिद्धांत है किसी देश का, संविधान का, जिस पर हमारा देश खड़ा हुआ है। हमारा देश उसको आदर्श मानता है और समाज को, देश को जोड़ने के लिए वो ज़रूरी है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अखंडता, एकता, बंधुत्व, है ना, कानून का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय शासन प्रणाली, और जो संघीय ढांचा कह लें, फिर केंद्र राज्य, मतलब वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में थोड़ा सा पृथक्करण होगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो कोर्ट के पास में है, रिट जारी करने की शक्ति हो गई। ये सब मूलभूत ढांचे हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो संविधान के होने का कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। इसे कहते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। इसका महत्व क्या है, तो ये सब बताना है। खैर, शुरू करते हैं। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है, जिसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं तथा आवश्यक तत्व संसद द्वारा संशोधनों से प्रतिरक्षित है, यानी उनसे बचा हुआ है। इस प्रकार संविधान के मौलिक मूल्यों एवं पहचान का संरक्षण सुनिश्चित होता है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रमुख अभिमत क्या हैं? आवश्यक तत्वों की पहचान। यह सिद्धांत संविधान के मूलभूत पहलुओं को चित्रित करता है जो इसकी मूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें लोकतंत्र, ये सब क्या है, मूल सिद्धांत है, मौलिक तत्व है संविधान के। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, कानून का शासन या विधि का शासन तथा शक्तियों का पृथक्करण जैसे सिद्धांत, ये सब हमारे मौलिक तत्व हैं संविधान के। फिर न्यायिक समीक्षा को सशक्त बनाना, मतलब इसमें महत्व को बता रहा है, क्या महत्व है। पहला तो महत्व यही कि संविधान की आवश्यक तत्वों की पहचान हो गई है, इससे यह होती रहती है समय समय पे, जैसे पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, ये भी सब क्या है, आवश्यक तत्व हैं संविधान के। फिर न्यायिक समीक्षा को सशक्त बनाना, पता है कि 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान का मौलिक ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसमें उसको कम नहीं किया जा सकता। यह संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका के अधिकार को बरकरार रखता है एवं न्यायपालिका को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली किसी भी संशोधन को रद्द करने की शक्ति देता है। इसको हम बता सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल कोट करेंगे तो और सही रहेगा। मिनर्वा मिल मामला 1980 में जो है कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को मौलिक ढांचा घोषित किया था। अब देखिए महत्व क्या है मौलिक ढांचे का या आधारभूत ढांचे का महत्व।
संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा होती है इससे। यह सिद्धांत संविधान के मूलभूत मूल्यों तथा सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संशोधन भारतीय राज्य के मूल लोकाचार को कमजोर न करें। शक्ति संतुलन का संरक्षण, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देकर यह सिद्धांत विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखाओं के मध्य एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। महत्व में संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा होती है इससे। शक्ति संतुलन का संरक्षण होता है। अधिकारों के क्षरण को रोकना, यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता के संभावित क्षरण के विरुद्ध एक ढाल के रूप में कार्य करता है। यह उन संशोधनों को रोकता है जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसमें हम आर्टिकल 13 को कोट कर सकते हैं। निरंतरता एवं स्थिरता सुनिश्चित करना, यह सिद्धांत संवैधानिक ढांचे की स्थिरता एवं निरंतरता की गारंटी देता है तथा उन आमूलचूल परिवर्तनों को रोकता है जो राज्य के कामकाज को बाधित कर सकते हैं। बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन, बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन मूल सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए यह सिद्धांत संविधान को उभरती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होने की अनुमति देता है। ठीक है, मूल सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए यह सिद्धांत संविधान को उभरती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होने की अनुमति देता है। यह आवश्यक सुधारों में बाधा नहीं डालता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि ये सुधार संविधान की मूल संरचना को कमजोर न करें। निष्कर्षतः आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो भारत की संवैधानिक अखंडता के संरक्षक के रूप में काम करता है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो भारत की संवैधानिक अखंडता के संरक्षक के रूप में काम करता है। यह विधायी प्राधिकार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान बदलती जरूरतों के अनुकूल बना रहे, साथ ही इसके मूलभूत मूल्य एवं सिद्धांत भी कायम रहें, जिससे देश में स्थिरता, लोकतंत्र एवं विधि के शासन को बढ़ावा मिले। पहला प्रश्न कर लिया। अगला, राज्यों में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन, हमें पता है आर्टिकल जो 169 है, इसमें तुरंत कोट करेंगे। ऐसी चीज़ें जो है आर्टिकल से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। राज्यों में जो विधान परिषद है उसका सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया आर्टिकल 169 में बताया गया है। और किन किन राज्यों में है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, फिर हम कह रहे हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया बताना है। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने के क्या कारण हैं, संक्षेप में बताइए। 125 वर्ड में लिखना है। तो पहले तो प्रक्रिया जो है इसी को हम बता सकते हैं लगभग 70 से 80 शब्दों में बता दिए। ये बचा कितना? अब 45 से 55 शब्द बचे। उसमें से 3-4 पॉइंट्स से बुलेट पॉइंट्स बना करके बता दें कि क्या इसके कारण है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके क्या कारण थे वो बताने संक्षेप में। आइए देखते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार, पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से देंगे, बढ़िया 3-4 लाइन में। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक का राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा आती हैं।
किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार में विधान परिषदें हैं 6 राज्यों में। तो इंट्रोडक्शन में ये बता दिए। और आर्टिकल 160 यानी कि यहाँ पर खैर उल्लेख किया हुआ है, सृजन, विधान परिषद का सृजन और उन्मूलन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 169 में है, 169 में है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन एवं उन्मूलन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। क्या प्रक्रिया है? राज्य विधानसभा में सबसे पहले स्टेप कि राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि विधानसभा में शुरुआत होता है कहाँ से? उस राज्य की विधानसभा से शुरुआत होता है। विधानसभा में विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। फिर प्रस्ताव पर बहस तथा चर्चा होती है। ठीक है, बहस और चर्चा होगी। फिर विधानसभा 2/3 बहुमत से, विधानसभा क्या है? 2/3 बहुमत से विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का प्रस्ताव पारित कर संसद के पास भेजती है। ये ध्यान रहे कि 2/3 बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत चाहिए, क्योंकि विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की अंतिम शक्ति संसद के पास है। तो पहले अपने राज्य की विधानसभा से पास की, पेश की, बहस चर्चा हुई, फिर 2/3 बहुमत से पास कर दी, तो वो प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती है, क्योंकि विधान परिषद के सृजन उन्मूलन की अंतिम शक्ति संसद के पास है। यदि संसद उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत, ठीक है, राज्य की विधानसभा में आएगा विशेष बहुमत से, और संसद यदि उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने 1969 में और तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया। उदाहरण भी दे दिए कि 2 ठो याद रखें, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने 1969 में अपने विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के बारे में 1958 में स्थापित आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया गया। 2007 में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। 2020 में पुनः आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। तो ध्यान रहे, हाल ही में 2020 में जो है विधान परिषद को समाप्त किया था आंध्र प्रदेश ने। इस निर्णय के कारण क्या थे ये बताना है। एक, लागत प्रभावशीलता। कुछ विधायकों ने तर्क दिया कि द्विसदनीय विधायिका को बनाए रखना राज्य के संसाधनों पर एक अनावश्यक वित्तीय बोझ है तथा विधान परिषद के लिए आवंटित धन का उपयोग अन्य विकास पहलों के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो अच्छी बात है। विधायी प्रक्रिया में देरी। आलोचकों का तर्क है कि विधान परिषद के कारण अक्सर विधायी प्रक्रिया में देरी होती है, क्योंकि विधेयकों को दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है। एक सदनीय विधायिका विधायी प्रक्रिया एवं निर्णय में तेजी लाएगी। तो पहला है लागत प्रभावशीलता, दूसरा विधायी प्रक्रिया में देरी, तीसरा राजनीतिक विवाद। तो पहला वित्तीय कारण, दूसरा विधायी कारण, तीसरा राजनीतिक कारण। विधान परिषद के अस्तित्व के कारण कभी कभी राजनीतिक संघर्ष तथा विवाद होते हैं। बिल अवरुद्ध हो जाते हैं या विलंबित हो जाते हैं। उदाहरणतः आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020, सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020। विधान परिषद को समाप्त करने को विधायी प्रक्रिया के सुव्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में देखा गया है। विधान परिषद को समाप्त करने को विधायी प्रक्रिया के सुव्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में देखा गया है।
यह कदम विधायी शासन के संदर्भ में राज्य की अनूठी ज़रूरतों एवं प्राथमिकताओं के आकलन को दर्शाता है। किंतु विधान परिषदों के गठन से संबंधित राजस्थान के एक विधेयक की जांच करने वाली संसदीय समिति ने कहा कि विधान परिषदों की स्थिति उस समय की सरकार के मूड के आधार पर अस्थायी प्रकृति को की नहीं हो सकती तथा न ही एक बार बनने के बाद इसे केवल राज्य में नवनिर्वाचित सरकार के मतानुसार समाप्त किया जा सकता है। इस राजनीतिक अनिश्चितताओं को समाप्त करने हेतु विधान परिषदों के निर्माण उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय नीति अब बनाई जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, व्याख्या कीजिए। ये प्रस्तावना से पिछले हम 7-8 सालों में देखें तो 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रस्तावना से क्वेश्चन रहता ही रहता है जरूर। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है। यही शुरुआत कर सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं, नाम भूल रहे हैं उनका, उन्होंने संविधान को, भारतीय संविधान को मतलब प्रस्तावना को संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव, हाँ ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। यहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं कि किसने ये लाइन बोली। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा है, यहाँ शुरुआत कर दिए। फिर ये भी कह सकते हैं अगले ही लाइन में कि प्रसिद्ध वकील पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अब नीचे बता सकते हैं कि संविधान में मतलब प्रस्तावना में कौन कौन से दार्शनिक बातें हैं। तो इसमें समानता कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, स्वतंत्रता की बात है कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। फिर संप्रभुता की बात है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात है। ठीक है, बंधुता हो गया, व्यक्ति की गरिमा हो गई। और क्या होगा दर्शन में? दर्शन में जो राजनीतिक पक्ष है वो दार्शनिक मतलब राजनीतिक दर्शन भी होते हैं कि संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये राजनीतिक दर्शन हो गए। फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। फिर न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, एकता, अखंडता हो गया। ये सब दर्शन है, यही बताना है इसमें। 125 वर्ड का है ये। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे संविधान विशेषज्ञ पालकीवाला द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच दिखाई पड़ती है। प्रस्तावना में शामिल शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष या दर्शन को समेटे हुए हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। कौन कौन से दार्शनिक प्रस्तावना में शामिल शब्द? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, भारत की प्रकृति के न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतांत्रिक, ये सब प्रस्तावना में शामिल शब्द हैं। अब यही थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा एक एक लाइन में। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभु शब्द दर्शाता है कि भारत एक स्वशासित राष्ट्र है जो बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, राजनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की आकांक्षा को दर्शाता है। समाजवादी, इसमें हम कोर्ट केस कह सकते हैं। DS नकारा केस 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति की गरीबी, उपेक्षा, लाचारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे काम करना, इसे हम कहेंगे समाजवादी। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है जो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है और गांधीवाद की ओर ज़्यादा झुकाव को प्रदर्शित करता है। ये हो गया डेफिनेशन।
समाजवादी शब्द सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य में संसाधनों और अवसरों के समान वितरण के प्रति भारत को प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सामाजिक अन्याय को दूर करने और सभी नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। धर्मनिरपेक्ष भारत राज्य से धर्म को सैद्धांतिक रूप से अलग रखता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और एक विविध एवं समावेशी समाज को बढ़ावा देते हुए सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक भारतीय शासन के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है, जिसमें लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने, निर्णय लेने में भाग लेने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है, जो दिखाता है कि शक्ति और अधिकार लोगों के पास है। फिर गणतंत्र। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जहां नेता या जनता लोगों के जनादेश से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। न्याय। प्रस्तावना विभिन्न रूपों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हासिल करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है, जो निष्पक्षता, समानता के महत्व पर जोर देती है। स्वतंत्रता। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें हम डायरेक्ट स्वतंत्रता में 5 चीज़ें वही बता दें। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई, और नागरिक स्वतंत्रता। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अनुचित प्रतिबंधों के बिना अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। समानता। यह जाति, पंथ, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए समान व्यवहार के लोकतांत्रिक आदर्श को मजबूत करता है, जो न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज को बढ़ावा देता है। बंधुत्व क्या है? यह भारत के विविध नागरिकों के बीच एकता और भाईचारे की भावना की आवश्यकता पर जोर देता है, जो जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है एवं सामाजिक एकजुटता और एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना इन मूलभूत सिद्धांतों संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को व्यक्त करके राष्ट्र के लोकतांत्रिक दर्शन का प्रतीक है, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आदर्श के रूप में कार्य करते हैं। अब अगला प्रश्न 200 शब्दों में यह है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन कीजिए। एक राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। थोड़ा पढ़ते हैं क्या? हाँ, 2002 उसी से बना हुआ है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में, देखिए 2003 में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हम यहीं से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रो में बढ़िया शुरुआत रहेगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पूछा हुआ है, तो बता दें कि संसद से पारित राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत सन 2003 में इसका गठन हुआ था। पढ़ते हैं। पहले जैव विविधता का आशय बता दें। जैव विविधता का आशय अर्धस्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों एवं पारिस्थितिक परिसरों में विविधता तथा सजीवों के मध्य होने वाली परिवर्तनशीलता से है।
इसमें प्रजातियों व पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य विविधता भी शामिल होती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करता है। फिर से पढ़ लें। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करता है। इसका मुख्यालय बता दें बढ़िया से, चेन्नई इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। अब इसकी संरचना में गौर करें। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की संरचना। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए, एक अध्यक्ष तथा 3 पदेन सदस्य जिनमें एक जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है, 2 पर्यावरण एवं वन से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। तो संरचना बढ़िया हो गया कि एक अध्यक्ष होगा ही होगा, ठीक, और 3 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य माने होता है कि कोई व्यक्ति जो किसी पद पर होने मात्र से ही किसी अन्य संगठन का सदस्य बन गया या अध्यक्ष बन गया, उसे कहते हैं पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष। जैसे भारत का उपराष्ट्रपति होने मात्र से ही राज्यसभा का वो सभापति बन जाता है। तो एक अध्यक्ष होगा और 3 पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य हो गए जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है एक व्यक्ति, और 2 व्यक्ति हैं जो पर्यावरण एवं वन से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, एक बार ये प्रश्न आ चुका है, दोबारा से नहीं आएगा, ऐसी हम मानकर चलें। लेकिन हम जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, इसको किसी पर्यावरण वाले टॉपिक में हम डाल सकते हैं। इतना अगर अध्ययन किए रहेंगे तो थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ उसमें डाल सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जिसमें कंटेंट की कमी है, तो एक हेडिंग डाले, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा जो है जैव विविधता के संरक्षण की बात की जाती है। इसमें इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इस प्राधिकरण का गठन 2003 में हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष और 3 पदेन सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य और होते हैं। देखिए, तो इससे बता सकते हैं अपना ये अलग अलग मंत्रालय निम्नलिखित मामलों से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 पदेन सदस्य होते हैं। कृषि से संबंधित मंत्रालय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, महासागरीय विकास। तो इन सबसे संबंधित जो मंत्रालय हैं उसके भी 7 सदस्य होते हैं। आवश्यक मामलों में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों
में से 5 गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो इस शुरुआत वाला मुख्य रूप से ध्यान रखें कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ इसलिए कुछ पदेन सदस्य होते हैं। उसमें बता दें, कृषि से संबंधित विशेषज्ञ कुछ हो गए, कृषि मंत्रालय से संबंधित, फिर पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित, जनजाति कल्याण मंत्रालय से संबंधित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित, और जैव प्रौद्योगिकी, वही जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसमें जैव प्रौद्योगिकी, होम्योपैथी, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित विशेषज्ञ, और 5 गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब NBA के कार्य क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के कार्य। जैव विविधता के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित एवं सक्षम वातावरण तैयार करना। जैव विविधता के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित एवं सक्षम वातावरण तैयार करना। केंद्र सरकार को परामर्श देना, जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना। तो केंद्र सरकार को परामर्श देना, जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव संसाधनों तक पहुंच तथा समान लाभ साझा करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी करना। तो काम क्या क्या है? जैव विविधता का संरक्षण और धारणीय उपयोग, फिर केंद्र सरकार को परामर्श देना, जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव संसाधनों तक पहुंच और समान लाभ को साझा करना। भारत से बाहर किसी भी देश में अवैध रूप से प्राप्त भारतीय जैव संसाधन अथवा ऐसे जैव संसाधनों से संबंधित ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना। राज्य सरकारों को जैव विविधता के महत्व वाले क्षेत्रों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने हेतु परामर्श देना एवं उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना। राज्य सरकारों को जैव विविधता के महत्व वाले क्षेत्रों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने हेतु परामर्श देना और उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना। तो इस वीडियो में ये 5 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिए। 5 हो गया होगा, देखिए तो 1 2 3 4। तो 4 ही प्रश्न हुआ है, तो एक प्रश्न और कर ले हम। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका संक्षेप में बताइए। ब्रीफली स्टेट द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका रोल क्या है? तो पहले शुरुआत करेंगे इंट्रो से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका। भारत में NHRC पूरे देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है, चाहे वह राज्य अभिनेताओं द्वारा या गैर राज्य संस्थाओं द्वारा स्वतः कार्यवाही या व्यक्तियों या समूहों द्वारा दायर याचिकाओं के माध्यम से हो। उल्लंघन पाए जाने पर NHRC सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित संबंधित अधिकारियों को निवारण, मुआवजा एवं पुनर्वास के उपायों की सिफारिश करता है। आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार या अधिकारी पर बाध्य नहीं हैं।
न ही आयोग पीड़ित को कोई सहायता जैसे आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है, परंतु आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के बारे में संबंधित सरकार या अधिकारी को 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है। एनएचआरसी सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज और जनता सहित विभिन्न हितधारकों के बीच मानवाधिकार, शिक्षा और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करता है। यह मानवाधिकार सुरक्षा को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति निर्माण एवं विधायी सुधारों के लिए सरकार को इनपुट एवं सिफारिशें प्रदान करता है। एनएचआरसी अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और समय समय पर देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर सरकार को संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें चिंता के क्षेत्रों को उजागर किया जाता है और उपचारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं। इस प्रकार एनएचआरसी एक प्रहरी संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसे भारत में मानवाधिकारों को बनाए रखने, सुरक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।